हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान तुलसी में। दोस्तों, आज मैं फिर आ गया हूं आप लोगों के बीच पॉलिटी का एक नया टॉपिक लेकर के। पॉलिटी का आगे, इससे पहले हमने इंट्रो पढ़ाया था पॉलिटी का, और स्टार्टिंग में कुछ हिस्ट्री का पार्ट था जो पॉलिटी से जुड़ा हुआ था, वही हमने आप लोगों को पढ़ाया है। आगे चल करके हमने लास्ट पॉइंट वहां पे लिखाया था कि आगे चल करके ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा समय समय पर अधिनियम लाया गया, समय समय पर एक एक्ट लाया गया। ठीक है, उसी एक्ट की चर्चा हम आगे करेंगे और यहाँ से आपका पॉलिटी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, पहला एक्ट है मेरा रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के काम को, जो वो काम कर रहे थे, उसके कामों को नियमित तरीके से चलना, नियमित ढंग से चलाना, उनके कार्यों को करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। जिस समय रेगुलेटिंग एक्ट लागू किया उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। चलिए देखिए, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया पहला कदम था। ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इस एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे। इस एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे। ठीक है, आगे इस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं हैं जो निम्न है। कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण स्थापित किया गया। कंपनी के शासन पे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके शासन पे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित कर दिया गया। कहा क्या कि अब ब्रिटिश संसद जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का सारा नियंत्रित अपने हाथों में ले लेगा। उसके बाद क्या हुआ कि इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। बंगाल में पहले देखिए, पहले बंगाल और या मद्रास, बंगाल, मद्रास और बम्बई, बंगाल, मद्रास और बम्बई, इन तीनों जगह गवर्नर रहा करता था। लेकिन क्या किया, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या किया कि बंगाल के गवर्नर का पद का नाम बदल करके बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। मतलब अब बंगाल के गवर्नर को गवर्नर न कह करके पूरा गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है मेरे दोस्तों, समझ में आया। इसके बाद क्या हुआ कि इसी अधिनियम के तहत मद्रास, मुंबई, इस अधिनियम के तहत मद्रास, मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन किया गया, जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से अलग थे। अब देखिए, जब 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया तो कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, उस कंपनी पे ब्रिटिश संसद का नियंत्रण हो जाएगा, ब्रिटिश संसद उस पे अपने कब्जा कर लेगा। दूसरा बार कहा गया कि बंगाल को जो गवर्नर है, बंगाल के गवर्नर है, वो उसका नाम का बदल करके गवर्नर जनरल कर दिया जाएगा, और मद्रास तथा बम्बई का जो गवर्नर है वो क्या किया, वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। जैसे मान लीजिए तीन दोस्त है, तीन दोस्त, एक बंगाल, एक मद्रास और एक बम्बई। तो बंगाल, ये हुआ बंगाल, मद्रास और बम्बई। तो मद्रास और बम्बई को कहा गया कि अब जो बंगाल कहेगा वही तुम लोगों को करना है। तो तीनों का एक ही नाम होना ठीक नहीं है, इसका नाम भी गवर्नर, इसका नाम भी गवर्नर, इसका नाम भी गवर्नर। तो लोगों को समझ में कैसे आएगा कि इन तीनों में बड़ा है। इसीलिए बंगाल के गवर्नर को क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कर दिया गया और मद्रास तथा बंबई के गवर्नर को इसके अधीन कर दिया गया। आ रहे मेरी बातों को समझ में? चलिए फिर आगे, इस अधिनियम के तहत कलकत्ता में 1774 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय, इसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, COURT, सुप्रीम कोर्ट कह सकते हैं, की स्थापना किया गया, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश,
एवं 3 अन्य न्यायाधीश को लिया गया। अब इसी अधिनियम के तहत कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किया गया, जिसमें एक न्यायाधीश को रखा गया और एक अन्य न्यायाधीश को रखा गया, मतलब 3 अन्य न्यायाधीश को और एक न्यायाधीश को। आगे कौन? तो कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश सर एलिजा इम्पे और 3 अन्य न्यायाधीश हाइट, लेमिस्टर और चैम्बर्स, ये 3 थे कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के, ये थे मुख्य न्यायाधीश और ये 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब होता है मेरे दोस्त अधिनियम, नियम या अधिनियम। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 हमने पीछे बताया था कि आप इससे अगर पिछला वीडियो देखेंगे, पिछला वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वैसे आपको जब प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको मिलेगा फाउंडेशन पॉलिटी फाउंडेशन बैच, उसमें सारा पॉलिटी का जितना भी पढ़ाया जाएगा सारा मैं उसमें डाल दूंगा। आप एक बार प्लेलिस्ट ऑन कीजिएगा और सारा वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है रेगुलेटिंग एक्ट से, तो रेगुलेटिंग एक्ट से समझिए कि ब्रिटिश सरकार द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने के लिए उठाया गया पहला कदम कौन था, तो पहला कदम कौन था? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। दूसरा क्वेश्चन, बंगाल के गवर्नर का नाम बदल करके गवर्नर जनरल कब कर दिया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। तीसरा क्वेश्चन, मद्रास तथा बंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कब कर दिया गया, तो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट का। अब पूछेगा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब किया गया, तो कलकत्ता में मेरे दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में किया गया। अगर पूछे कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम के तहत किया गया, तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा किया गया। अब आपके प्रश्न एग्जाम में ऐसे आएंगे कि कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय की पहली मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे थी। आपके एग्जाम में ऐसे भी प्रश्न आ सकते हैं कि कलकत्ता में स्थापित, ऐसे प्रश्न, कलकत्ता में 1774 में स्थापित कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थी, तो सर एलिजा इम्पे। जिसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थी, सर एलिजा इम्पे। तो आपके रेगुलेटिंग एक्ट से इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे 1781 का अधिनियम, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। 1781 के अधिनियम, जिसे हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं। अब इसमें क्या कहा गया, थोड़ा गौर से देखिएगा। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को दूर करने के लिए ब्रिटिश संसद ने अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 पारित किया, जिसे बंदोबस्त कानून एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों 1781 का अधिनियम अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। अब एग्जाम में अमेंडिंग एक्ट कब पारित किया गया, तो 1781। अब क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को अमेंडिंग एक्ट को हटा देता है कि ना ये एग्जाम में ना पूछने वाला है, कहाँ अमेंडिंग एक्ट माथा पीछी करो, नहीं। अब जहां तुम्हारा ध्यान नहीं जाता है एग्जामिनर क्वेश्चन वहीं से उठाता है। आ रहे मेरी बातों को समझ में? तो ये क्या किया, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के जो कमियों को दूर किया गया उसे एक बंदोबस्त कानून कहा गया, उसे 1781 का अमेंडिंग एक्ट का नाम दिया गया, उसे एक्ट ऑफ सेटलमेंट का नाम दिया गया। उसे क्या कहा, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। इसी अधिनियम के तहत कहा गया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को तथा कलकत्ता के उच्चतम न्यायालय का कार्य निर्धारण किया गया। इसमें सारे कार्य इनको बताया गया कि आपका ये काम है और कलकत्ता बंगाल का गवर्नर जनरल है, इसका ये काम है। अब देखिए रेगुलेटिंग एक्ट से कहां प्रश्न पूछता और अमेंडिंग एक्ट से कहां प्रश्न पूछता। हालांकि आपको अमेंडिंग एक्ट
बहुत सारे लोग उड़ा ही देते हैं, क्योंकि अमेंडिंग एक्ट माइंड में रखता नहीं है। बच्चा लोग को ज्यादा पढ़ना है तो रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, लेकिन अमेंडिंग एक्ट को साइड करके चलते हैं कि ना एक से क्वेश्चन उश्चन ना आने वाला है, कहाँ जाओगे पढ़ने। तो भाई मेरे अमेंडिंग एक्ट से भी प्रश्न आते हैं। तो देखो पहले यहां से आपको एक ही पॉइंट से प्रश्न आएंगे जहां आपका नजर नहीं जाता है। तो कहां, तो कंपनी के शासन पर संसदीय नियंत्रण प्रणाली का स्थापित कब कर दिया गया, तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे, अब यहाँ आपके एग्जाम में प्रश्न ऐसे आते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया, जिस अधिनियम का नाम क्या रखा गया। जब रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया गया तो निम्नलिखित में से इसका नाम क्या रखा गया, तो अमेंडिंग एक्ट। या अगर अमेंडिंग एक्ट नहीं रहेगा तो क्या लिख सकते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट। ठीक है, तो 1700 या आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न आ सकते हैं कि अमेंडिंग एक्ट कब पारित किया गया या एक्ट ऑफ सेटलमेंट कब पारित किया गया, तो 1781। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं। अगला है कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल तथा कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय के कार्यों को निर्धारण किया गया। इन दोनों को बताया गया कि आपका ये कार्य है और आपका ये कार्य है। आ रहा है मेरे बातों को समझ में। चलिए आगे है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। आगे है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। इसमें देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट में क्या है, यह एक्ट 1784 में, यह एक्ट 1784 में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा पारित किया गया, जिस कारण इस अधिनियम को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है। 1784 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विलियम पिट के द्वारा जारी किया, इसी कारण इसे पिट्स इंडिया एक्ट कहते हैं। आगे है कि इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया। आगे है, इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी कार्यों को दो भागों में बांट दिया गया। तो एक था निदेशक मंडल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा नियंत्रक मंडल बोर्ड ऑफ कंट्रोलर। निदेशक मंडल ये भारत में रहते थे और जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक कार्य थे वो देखता था, और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर यह लंदन में रहता था और जितने प्रकार के राजनीतिक तथा सैन्य कार्य रहता था वो देखता था। अब देखिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब आप लोग समझिए 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, जब ये एक्ट लागू किया गया तो इस एक्ट को उस समय के प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा लागू किया गया। अब लागू होने के बाद कहा कि जितने भी ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी का क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बंगाल है, यहाँ पे बंबई है, यहाँ पे मद्रास है, तो इन तीनों को पहले क्या कहा जाता था कि ये सब ईस्ट इंडियन कंपनी का क्षेत्र है। जैसे मान लीजिए ये बोर्ड हुआ, ठीक है, इस बोर्ड पे मेरा कब्जा है, लेकिन हम किसके अधीन है, हम भारत के प्रधानमंत्री के अधीन है। तो फिलहाल इस पे क्या कहा जाए कि ये जो बोर्ड है ये दीपक सर का क्षेत्र है, ये जितना बोर्ड है ये दीपक सर का क्षेत्र है। लेकिन जब हमारे भारत सरकार आए तो कहे नहीं दीपक जी, अब ये बोर्ड आपके नाम से नहीं, ये भारत सरकार के नाम से रहेगा। तो वही ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा बंगाल, बंबई और मद्रास पे था। तब कहा गया कि अब ये क्षेत्र को ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र नहीं कहा जाएगा, अब कहा जाएगा कि ये जो है ब्रिटिश सरकार की क्षेत्र है, उसके कंपनी को, मतलब यहाँ इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडियन कंपनी के क्षेत्रों को हटा करके ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया गया। मतलब ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी का क्षेत्र नहीं है, ये क्या है, ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया। इसी में इंग्लैंड के प्रधानमंत्री ने एक बात और रखी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों को दो भागों में बांट दिया। उनको लग रहा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ही ज्यादा भार पड़ता है, इसलिए उसको दो भागों में बांट दिया और अलग अलग सदस्य, मतलब एक भाग में 10-15 सदस्य मान लेते हैं अप्रोक्स, और एक भाग में 10-15 सदस्य को
हटा दिया। अब बोला कि आपसे आप अपना कार्य संभालेंगे और आप अपना कार्य संभालेंगे। तो दो भागों में बांटा, जिसे एक का नाम दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जिसे निदेशक मंडल के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरा का नाम दिया बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, जिसे नियंत्रक मंडल का भी नाम दिया जाता है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कहा गया कि आपकी जितनी सदस्य वो भारत में ही रहेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जितने सदस्य वो कहां पे रहेंगे, तो भारत में रहेंगे, और भारत में रह करके यहाँ के व्यापारिक कार्यों को देखेंगे। यहाँ जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापारिक कार्य है वो सारा कार्य कौन देखेगा, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के जो सदस्य लोग हैं वो देखेंगे। अब यहाँ से नियंत्रक मंडल, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर के जितने सदस्य थे, इनको कहा गया कि आप क्या कीजिए, आप लंदन चलिए। अब वहीं से आप ईस्ट इंडिया कंपनी के राजनीतिक कार्यों को और उनके सैन्य शक्तियों को आप लंदन से देखेंगे। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को भारत में रहने दिया और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को क्या किया, लंदन में ले गया, और वहीं से सारा कार्य देखा जाता था। आ रही मेरी बातों को समझ में। अब इस प्रकार से क्वेश्चन कैसे आते हैं, तो आपको प्रश्न, फर्स्ट प्रश्न कि 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा लागू किया गया, तो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट के द्वारा लागू किया गया। 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट किसके द्वारा, तो विलियम पिट के द्वारा लागू किया गया। दूसरा प्रश्न, पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को ब्रिटिश क्षेत्र कब घोषित कर दिया गया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। आपसे यह भी प्रश्न पूछ सकता है थोड़ा सा उलट के कि पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के क्षेत्रों को किसने ब्रिटिश क्षेत्र घोषित कर दिया गया, तो विलियम पिट ने। विलियम पिट ने किस अधिनियम के तहत, तो 1784 के पिट्स इंडिया अधिनियम के तहत। ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम की नेक्स्ट प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी प्रकार के कार्यों को दो भागों में कब बांट दिया गया, तो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। आपके प्रश्न ऐसे भी आ सकते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोलर की स्थापना कब किया गया, या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर को कब बनाया गया, तो कब बनाया गया, 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में। आज हमने पढ़ा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, 1781 का अधिनियम एक्ट ऑफ सेटलमेंट, जिसे अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है, अमेंडिंग एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और हमने पढ़ा 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है। तो यहाँ से किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आते हैं सारा हमने बता दिया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप क्या कीजिएगा, एक कॉपी लीजिएगा और कॉपी पे आप नोटबुक तैयार करेंगे। ठीक है। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला है, आप वहां से पॉलिटी स्टार्ट करेंगे और वहां से लेकर के यहाँ तक आप एक नोटबुक के रूप में बनाएंगे। ठीक है। उसको पढ़ेंगे और फिर वीडियो देखेंगे, आपके माइंड में पूरा एकदम कैच हो जाएगा। और हमने सारा बताया है कि किस प्रकार से कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारा क्वेश्चन को हमने आप लोग को बता दिया है। एक सूचना भी देना है आप लोगों को, अगर आप सीतामढ़ी बिहार से हो, अगर आप बिहार के सीतामढ़ी जिला से हो, तो आप आकर के ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके लिए 6207108178 पे कॉल कीजिए और आकर के सीतामढ़ी में आप क्लास ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन क्लास मॉर्निंग 6 से 7, 7 से 8, 8 से 9 चलती है, और इवनिंग में 5 से 6 क्लास चलती है। ठीक है। अगर आप सीतामढ़ी से हैं तो क्लास ऑफलाइन आकर के ज्वाइन कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट नंबर है, पहला इसका हजारीनाथ मंदिर के बगल में, और दूसरा ब्रांच है वहां आपको रेलवे गुमती सीओ ऑफिस कृष्णा नगर बोला जाता है, और पानी टंकी है रेलवे गुमती रेलवे स्टेशन से पहले जो पानी टंकी है उसके जस्ट बगल में ही क्लास चलती है। तो आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो वीडियो को एक बार आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हाँ,
और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और फिर मैं आपसे वादा करता हूं कि आप पार्ट बाय पार्ट सारा पॉलिटी पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप जिस एग्जाम का तैयारी करते हैं उस एग्जाम का सेट उठा लीजिए और उसमें से सेट प्रैक्टिस कीजिए। अगर इस सब्जेक्ट से एक भी क्वेश्चन छूट जाए तो फिर बताना मेरे दोस्तों, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अगर आपको ऑफलाइन क्लास करना हो तो सीतामढ़ी में कॉल कीजिए और आइए सीतामढ़ी में 6207108178 पे, ठीक है। हजारीनाथ मंदिर के बगल में और दूसरा ब्रांच है पानी टंकी के बगल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग से उम्मीद इतना रखेंगे कि आप लोग मन लगा कर पढ़िए और 2023 आप लोग के लिए अच्छा गुड न्यूज लेकर के आए, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।